काफ़ी नामी लीडर से सुन रहे हैं कि 70 आवर्स पर वीक करना चाहिए काम या फिर 90 आवर्स पर वीक करना चाहिए। तो आपका क्या थॉट्स है? मनसा वाचा कर्मणा। अब ये आपको चूज करना है कि आप मेहनत करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। ऑप्शन ए ऑप्शन बी का सवाल ही नहीं है, आपको सक्सेस करना ही है। बहुत साल पहले हमने अफ्रीका को एक अपना टारगेट मार्केट बनाया। वर्क विद one of the biggest engineering companies of that time, Escorts, for a couple of years. Why you went to DU? मुझे लगता है कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ाकू था। उतना पढ़ाकू ना भी होता तो भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। कभी काम से नहीं घबराता, मेहनत से दिन के 18 घंटे काम करना या 20 घंटे काम करना, कभी उन चीज़ों से घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। IIM अहमदाबाद का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? मतलब बच्चे तो और भी ज़्यादा स्मार्ट हो गए और शायद मन में ये भी ख्याल आता है कि क्या मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन इन छोटे पेड़ों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि एक पेड़ को अगले 20 साल बाद मैं क्या देखना चाहता हूँ, वो थिंकिंग मुझे आज करनी है। जिस निगाह से आप अपने आप को देखते हैं, उस निगाह से दूसरे आपको नहीं देखेंगे। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स अपनी पढ़ाई आदि छोड़ के एंटरप्रेन्योर बन गए, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत बरसों तक काम किया, अलग अलग जगहों पे काम किया, वहाँ से सीखा। उस समय बस अपने आप में कॉन्फिडेंस था कि हमें कुछ अच्छा करना है, कुछ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। तो बजाय इस पे मैं सारा ध्यान दूँ कि मुझे क्या चाहिए, मुझे ये सोचना चाहिए मेरे इन्वेस्टर को क्या चाहिए। Hello and welcome everyone with a new episode of the Founder Suit. We have a very special guest who has a experience more than 35 years in IT and leadership. और जब हम लोग सोचते भी नहीं थे कि इंटरनेट क्या है, he started the IT company in 1990s. और हम तो जाने के कैसे हाउ ही थिंक, उन्होंने कैसे सोचा कि हम कैसे IT कंपनी स्टार्ट करें, क्या क्या चैलेंजेस रहे, क्या क्या लाइफ लर्निंग रही, क्या एक्सपीरियंस रहा उनका। और ही ऑल्सो वेंट टू द IIM अहमदाबाद। हम उनसे उनकी स्टोरी भी जानेंगे, कॉलेज स्टोरी, DU की, लखनऊ की, वॉट एवर दैट क्वेश्चन माइट बी, हम उनको जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद सर। Thank you, sir, for joining us. Thank you, Lakhendra, for having me on the show. Thank you very much. So I want to know, मतलब हम चाहते हैं कि आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें अपने बारे में, so that audience can know more about you. I've had the privilege of growing up in a wonderful environment. I went to school in Lucknow. I had a wonderful childhood. My parents were extremely supportive of what I wanted to do. I came to college in Delhi University, which was a great learning experience. And then I went on to Ahmedabad for a couple of years. Worked with one of the biggest engineering companies of that time, Escorts, for a couple of years. And then I worked with CMC for 5 years, which to my mind was the best IT company ever that I have seen. It was a public sector, and the learning opportunities that I got there inspired me to start Eastern Software Solutions in 1991. And since then, I've been trying my best to take this company forward, to take Indian IT forward, and do the good things that a good citizen should be doing in society. Okay, so thank you for your introduction. सर स्टार्ट करते हैं वन बाय वन क्वेश्चन से। बिल्कुल। थोड़ा इजी रहेगा सबके लिए, हमारे लिए भी और ऑडियंस के लिए भी। सो सर, आपने बताया कि आप मतलब यू वेंट फ्रॉम लखनऊ एंड देन व्हाई यू कम टू दिल्ली DU, मतलब क्योंकि आवाज यूनिवर्सिटी होगी, आसपास कई सारी कॉलेजेस हैं अगर बात करें लखनऊ में। बस कुछ ऐसा ही रहा कि मैंने सोचा अपना दायरा बढ़ाया जाए। लखनऊ में तो हमने बहुत कुछ देखा, समझा, सीखा। तो जब दिल्ली आए तो एकदम से एक नया पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ, एक नई सोच, नया समझ, अकेले रहना, अपने आप को मैनेज करना, वो सारी चीज़ें डेवलप हुई। और मेरे ख्याल से जो हमारा एक छोटा दायरा था, वो दायरा बड़ा हुआ। ये फिर भी नॉर्थ था, फिर जब वेस्टर्न इंडिया में गए वहाँ दायरा और बढ़ा। तो इस तरह से वक्त के साथ दायरा बढ़ता गया, सोच और समझ बढ़ती गई, और वही कोशिश रही। तो DU, मतलब बात करें DU दुनिया की पॉपुलर यूनिवर्सिटी है और आज भी कई लोग अच्छा कर रहे हैं। तो वाई वेंट टू DU, मतलब और भी है, JNU हो गया, यहाँ पर आपने DU ही क्यों सेलेक्ट किया? मतलब मेरा ये क्वेश्चन। कोई ऐसा प्रश्न नहीं था। वहाँ के एक बेहतर कॉलेज में एडमिशन हुआ, हंसराज कॉलेज में मैं रहा, जहाँ पे बहुत अच्छे टीचर, सहपाठी,
एनवायरनमेंट, सीखने समझने की जो एनवायरनमेंट था, जो संभावनाएं थी वहाँ पे बहुत अच्छी थी। और मैं ये समझता हूँ कि जो मुझे ईश्वर ने ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दी उनके लिए मैं बहुत आभारी हूँ ऊपर वाले का, और अ, उनका साथ रहा है। सो वन हैज़ बीन एबल टू लेवरेज ऑल दोज अपॉर्चुनिटीज़। सर आई वांट टू नो कि आपका जो बचपन है ना, मतलब कैसा था? बैक वेंचर्स वाला था या फिर एकदम फनीएस्ट या फिर पढ़ाकू बच्चे जो होते हैं उस तरह का था या किस तरह का था? नहीं, मतलब अब मुझे लगता है कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ाकू था। उतना पढ़ाकू ना भी होता तो भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। तो पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, और अभी तक मतलब पढ़ाई के अलावा भी पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ रहा है। और मैं समझता हूँ कि मेरी पर्सनैलिटी में उसका एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। आदमी को सीखने की जो एक प्रबल इच्छा होती है वो मेरे में हमेशा रही। अब तो मैं 63 साल का हूँ, और अभी भी मैं सोचता हूँ कि आज मैंने क्या सीखा। तो वो पढ़ाकू ही रहा मैं। और कई बार मुझे लगता है कि थोड़ा खेल के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए था, लेकिन अब थोड़ा सा समय निकल गया उसके लिए। लेकिन मेरा बल्कि एक तो किसी जुनून की हद तक ये हो गया कि घर पे जो उस जमाने में कागज की थैलियां आती थी उस पे जो छपा हुआ था तो वो भी पढ़ लेते थे कि कोई चीज छूट न जाए पढ़ने से। तो वो ये एक अपनी आदत तो रही। सर मुझे ऐसा लगता है कि आपको लिखने की बात शायद पढ़ने से आई है, क्योंकि मैंने आपके ब्लॉग देखे कई सारे, लिंक्डइन पर भी आप रिसेंटली एक्टिव हुए हो। तो मुझे लगता है, मतलब मैंने पढ़ा जो रियल कंटेंट जो मिलता है ना, मतलब हम लोग, मैं भी क्या करता हूँ कभी कभी एआई से मॉडिफाई कर लेता हूँ, पर ऐसा मुझे वहाँ पर दिखा नहीं। बट ये हमारी सोसाइटी के लिए मुझे लगता है काफ़ी बेहतर है कि हमें खुद के जो वर्ड हैं वो अडॉप्ट करके प्रोनाउंस करने चाहिए या फिर वो करना चाहिए। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि IIM अहमदाबाद का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? मतलब पहली बात तो इतनी पुरानी बात हो गई कि मेरे ख्याल से उसका अब कोई खास अ, उसका अभी की ज़िंदगी पे कोई खास प्रभाव नहीं है, कोई असर नहीं है। लेकिन व्हेन आई लुक बैक, इतनी पुरानी बात को जब मैं ध्यान रखता हूँ तो उससे दो तीन चीज़ें हुई। एक तो अ, जो पढ़ाई और उसके साथ जो लर्निंग है वो अपनी जगह पर है, जिसको बहुत ही उसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है वो एक इंसान की ग्रोथ का। लेकिन उसके अलावा एट अ मेंटल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल, बड़ा कॉन्फिडेंस आता है अपने आप में। और कभी आदमी ये नहीं सोचता कि मुझसे ये काम नहीं होगा, और कभी ये काम से नहीं घबराता। मेहनत से दिन के 18 घंटे काम करना हो या 20 घंटे काम करना हो, कभी उन चीज़ों से घबराने की ज़रूरत ही नहीं हुई, क्योंकि ऐसी आदतें पड़ी नई चीज़ को समझने की, मेहनत करने की। तो वो जो ट्रेनिंग थी वो बहुत काम आई सारी ज़िंदगी। और मेरी समझ से अगर आदमी को नई चीज़ें समझने की क्षमता आ जाए, काम करने की क्षमता आ जाए, तो वो चीज़ें सारी ज़िंदगी साथ देती हैं, और उनका अलग अलग जगहों पे बहुत फ़ायदा होता है। तो सर अभी आप रिसेंटली कब विजिट किया था आपने IIM? कोई 4-5 साल पहले मैं गया तो था। अभी आपने कुछ डिफरेंस देखा, मतलब अबाउट, मतलब अपार्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी, कल्चर में हाँ, फर्क? बच्चे तो और भी ज़्यादा स्मार्ट हो गए। अब अच्छा। कई बार हम लोग आपस में बात करते हैं, जो फ्रेंड्स हैं, कि भाई इस किस्म के जो बच्चे हैं उनसे तो हम compete ही नहीं कर पाएंगे। The children, the youngsters have become so much smarter, wiser, much more aware, much more competent. So, IIM अहमदाबाद अपने आप में और हमारा देश अपने आप में बहुत अच्छे रास्ते पर चल रहा है। और व्हेन आई लुक बैक, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उस नामी इंस्टीट्यूट का मैं हिस्सा रह चुका हूँ। और देश में उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरी समझ से जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं उनकी भी काबिलियत बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा है। और मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस महसूस होता है जब मैं उन लोगों को मिलता हूँ, उन लोग से बात करते हैं, कि हमारा देश बहुत अच्छे हाथों में है। ओके। सो सर मेरा इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम बात करें IIM अहमदाबाद की या किसी भी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की, तो कई लोग जो है वो अपने ग्रेजुएशन के साथ में स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने भी, या फिर हम जो को फाउंडर्स हैं हमने कॉलेज के साथ स्टार्ट किया था। तो आपको क्या लगता है कि हमें हायर स्टडी की तरफ जाना चाहिए या फिर हमें कॉलेज के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं? जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सोचते हैं कि भाई मैं M.Tech या फिर MBA कर लूँगा, देन आई शुड स्टार्ट, या फिर थोड़ा सा मैं जॉब कर लेता हूँ, देन मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। तो उस कई लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं इस चीज़ को लेके। कोई सही या गलत जवाब नहीं है।
जो आपका मन कहे वो करना चाहिए। जब अगर आपके अंदर एक बड़ा एक दृढ़ संकल्प है, एक बड़ी इच्छा है कि मैं ऐसा करूं, तो उस अच्छे काम करने का कोई सही समय नहीं है। जब आपको लगता है कि मैं आज ही कर सकता हूं, तो फौरन ही शुरू कर लेना चाहिए। ये बात सही है कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं या आप अच्छी डिग्री लेते हैं या और ज़्यादा पढ़ते हैं, तो आपकी समझ और मैच्योरिटी में तो फ़र्क पड़ता ही है। जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो उनके करने का ढंग से आप बहुत कुछ सीखते हैं। आप ये भी सीखते हैं कि क्या करना चाहिए, और शायद मन में ये भी ख्याल आता है कि क्या मुझे नहीं करना चाहिए। जब आप बिल्कुल ही स्टूडेंट के बाद एकदम से आप एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, तो उसके अंदर, उस स्टूडेंट के अंदर जो लगन, जो अंदर की आग होती है, उसका भी कोई मुकाबला नहीं है। तो दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पे सही हैं। और मेरे लिए ये कहना कि ये रास्ता सही है और ये रास्ता सही नहीं है, ठीक नहीं होगा। दुनिया के बड़े बड़े बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स अपनी पढ़ाई आदि छोड़ के एंटरप्रेन्योर बन गए, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत बरसों तक काम किया, अलग अलग जगहों पे काम किया, वहाँ से सीखा और उस सीख को अपने बिजनेस में लाए, वो भी बहुत सक्सेसफुल है। तो दोनों मॉडल्स काम करते हैं, आपके ऊपर है कि आपको क्या सूट करता है। सूट करता है। ठीक है। तो सर इसी में मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। आपने 1991 में स्टार्ट किया, तो आपने क्या सोचा आईटी को लेके? मतलब मुझे, मैंने पढ़ रहा था तो शायद कुछ लिमिटेड ही कंप्यूटर्स थे इंडिया में इन 1990। 10 साल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ वो टाइम के हिसाब से, तो हम आज भी देख रहे हैं एआई आ रहा है और भी कई टेक्नोलॉजी आ रही हैं। बट उस टाइम पर आपने कैसे अडोप्ट किया कि हाँ मतलब आई कैन गो विद आईटी? यू हैव आई थिंक जॉब, मतलब आप एक कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर थे। शायद मुझे जो मैंने जो पढ़ा था वो मार्केटिंग में थे आप, तो फिर आपने आईटी कैसे सोचा? अ, देखिए, अगर इतना ज़्यादा लॉजिकली सोचेंगे ना, तो एनालिसिस पैरालिसिस होने का बहुत ज़्यादा खतरा है। उस समय बस अपने आप में कॉन्फिडेंस था कि हमें कुछ अच्छा करना है, कुछ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। तो सिर्फ उस कॉन्फिडेंस को लेके, और आईटी में, क्योंकि वो कंपनी भी आईटी कंपनी थी, तो आईटी में ही रहना था। ये नज़र आ रहा था कि आईटी का बहुत अ, अच्छा फ्यूचर है, बहुत उज्जवल भविष्य होने वाला है। तो हमने बहुत ज़्यादा एनालिसिस, कितनी इनकम होगी, कितना ये होगा, कितना वो, हमने नहीं सोचा। हमने कहा हमें कुछ करना है, कुछ नया करना है, कुछ अपने लिए करना है। सिर्फ इतनी सी सोच के साथ हम आगे बढ़ गए। ऑब्वियसली जब इतने कम सोचोगे तो बहुत सारी चीज़ों में दिक्कतें आएंगी, दिक्कतें आई, लेकिन वक्त के साथ उन दिक्कतों को समझा, उनका सोल्यूशन ढूंढा और आगे बढ़ते चले गए। तो सर कैसा कल्चर था उस टाइम आईटी का? मतलब कैसे लोग सोचते थे? क्योंकि अभी हम एआई को लेके सोच सकते हैं, थोड़ा डरावना सा भी हो सकता है, या फिर हम थोड़ा महसूस कर सकते हैं अभी के हिसाब से। पर हम जो पास्ट में अगर 35 साल पहले की चीज़ सोचेंगे तो शायद हम उसी को महसूस ना करें। तो आपको कैसा लग रहा था आईटी? किस तरह से आपने क्या काम स्टार्ट किया है, कंपनी क्या करती थी? थोड़ा सा वो हमारे टेक्निकल टर्म्स होंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। मतलब मेरा एक्साइटेड फैंट है कि हम क्या सोचते थे उस टाइम पे। ये बड़ा क्लियर था कि उस समय भी इंडिया सर्विसेज ओरिएंटेड इंडस्ट्री थी, जिसको बहुत सारे लोग बॉडी शॉपिंग के नाम से जानते हैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा उस समय उसका चलन था। अ, हमें कुछ समय लगा उस चलन को समझने में, लेकिन ये हमें समझ में आ गया कि इस चलन में हमको मज़ा नहीं आएगा। तो बहुत ही शुरू के सालों में ही हमने अपने आप को एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनी के रूप में एक डायरेक्शन दे लिया था, एक स्ट्रैटेजी बना ली थी कि हमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है। तो शुरू में हमने छोटे छोटे पैकेजेस बनाए, अकाउंटिंग का पैकेज बनाया, ह्यूमन रिसोर्सेज का पैकेज बनाया, और फिर बहुत जल्दी ही 3-4 साल के अंदर ही हमने ईआरपी का बिजनेस शुरू कर लिया। ये बात अलग है कि जब हमने शुरू किया तो ईआरपी शब्द ही शायद तब तक कॉइन नहीं हुआ था। वो शब्द भी धीरे धीरे आया, वो स्ट्रैटेजी भी धीरे धीरे आई, लेकिन वो प्रोडक्ट ओरिएंटेशन की जो हमारा समझ थी, जो हमारा डायरेक्शन था, उसमें हमने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और हम उस लक्ष्य के पीछे बड़ी एकाग्रता से बढ़ते चले गए। सो अभी काफ़ी लंबी जर्नी रही, अराउंड 35 ईयर्स प्लस की जर्नी रही। तो कई सारे फेसेस आए होंगे कि ठीक है कि ये बिजनेस, ये वाला सेक्टर बंद कर देते हैं, या फिर हमें ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए, और उसमें कई सारे डिसीजन हुए होंगे बड़े बड़े। तो वो कैसा अनुभव रहा, और व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पिवट? उसको कैसे सोचे हम, कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं? तो ये मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। अह, आपने ठीक कहा। इतने लंबे सालों में, इतने सालों में कुछ ना कुछ तो पिवटिंग मोमेंट्स आते ही हैं। लेकिन अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मेरी समझ से
तीन चार ऐसे खास मोमेंट्स आए जिन्होंने हमारे बाकी जर्नी को डिफाइन किया। अ, एक तो बहुत जल्दी आ गया था जब हमने अपने आप को एक प्रोडक्ट कंपनी बनाने का फैसला लिया, और उस डिसीजन को हमने बाकी सालों तक में पकड़ के रखा। बाकी काम भी हमने किए, लेकिन हमने अपना फोकस प्राइमरीली प्रोडक्ट ओरिएंटेशन पे रखा, जिसका हमें बहुत फर्क पड़ा। आईपीआर ड्रिवन कंपनी हमारी रही है तब से अब तक। दूसरा हमारा एक बहुत अहम डिसीजन रहा, वो ये था कि सारी दुनिया डेवलप्ड मार्केट्स को चेज कर रही थी, और प्रोडक्ट में भी उनका ध्यान शायद कम था। लेकिन हमने कहा कि हम प्रोडक्ट भी करेंगे और डेवलपिंग इकोनॉमीज में हम अपनी प्रेजेंस को मजबूत करेंगे। तो बहुत साल पहले हमने अफ्रीका को एक अपना टारगेट मार्केट बनाया, और ड्यू टू गॉड्स ग्रेस हमें बहुत अच्छी सक्सेस मिली अक्रॉस द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अफ्रीका। और बहुत सारी कंट्रीज़ में हमारा सॉफ्टवेयर चल रहा है, हमारी प्रोडक्ट्स चल रही हैं। और उसके अलावा जो प्रोडक्ट चलना, सॉफ्टवेयर बिकना तो एक चीज़ है, लेकिन एज एन इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी हमें वहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट मिली, हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा अपनापन मिला, जो मेरे ख्याल से अब तो बहुत लोग अफ्रीका की तरफ जा रहे हैं, लेकिन पहले ये जब हम लोगों से कहते थे कि हमारा मार्केट अफ्रीका है, तो लोग बड़े हमें कहते थे, अच्छा, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि अफ्रीका में भी मार्केट हो सकता है। सो वो दूसरा पिवट हम कह सकते हैं। और तीसरा पिवट काफ़ी सालों पहले हमें वेंचर कैपिटल मिला, और उस समय बजाय इसके कि हम बहुत ज़्यादा ये ध्यान देते कि हम क्या वैल्यूएशन मिल रहा है, क्या वैल्यूएशन नहीं मिल रहा है, हमने उन रिलेशनशिप्स को लेवरेज किया, और उन रिलेशनशिप से बहुत कुछ हमने सीखा। हाउ टू थिंक बिग, हाउ टू थिंक डिफरेंट, और कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट डिसिप्लिन इश्यूज को हमने देखा, समझा, और अपने जर्नी में उसको इंक्लूड किया, जिसका हमें अगले बहुत सालों तक एडवांटेज मिला। सो ये इन तीन चीज़ों को मैं बहुत ख़ास समझता हूँ। So what your suggestion और मैसेज टू लाइक जो वीसी से कनेक्ट करते हैं, जो भी नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, न्यू स्टार्टअप्स हैं, और यही मेन क्वेश्चन तो मेरा है कि वीसी से कनेक्ट करना है तो क्या उम्मीदें करें वो लोग, क्योंकि कई लोग उम्मीद करते हैं पैसा, कई लोग इस टाइम पे जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि लोग उम्मीद करते हैं कि मुझे एक मार्केट सेगमेंट मिलेगा, मुझे एक एक्सपीरियंस मिलेगा, बाकी लोग जैसा आपने मेंशन किया ऐसा मुझे भी लगता है, बट क्या हमें उम्मीद करनी चाहिए वीसी से? वो तो बहुत अलग अलग किस्म के इन्वेस्टर्स हैं, हर किसी की नीड अलग है, हर किसी की अप्रोच अलग है। लेकिन एज एन एंटरप्रेन्योर अगर मुझे सक्सेसफुली वीसी के साथ रिलेशनशिप रखनी है, तो बजाय इस पे मैं सारा ध्यान दूं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे ये सोचना चाहिए मेरे इन्वेस्टर को क्या चाहिए। क्योंकि अगर दोनों चीज़ें साथ चलें तो मज़ा आता है। लेकिन मैं एक डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ, और मेरे डायरेक्शन से मेरे वीसी को, मेरे इन्वेस्टर को अगर इक्वेशन नहीं बनेगी तो वो नहीं आएगा। तो इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। हम बात कर रहे हैं एक लॉन्ग एक्सपीरियंस की, तो मैंने रिसेंटली आपका एक आर्टिकल या ब्लॉग देखा था लिंक्डइन पे। तो मतलब आपकी जो हॉबी है फॉलोइंग फ्रॉम सिंस 2 इयर्स बोनसाई को फॉलो करने की, तो आपको क्या है, मतलब आपका उससे इतना प्यार क्यों, मतलब ऐसा क्या है? 2 इयर्स नहीं है, वो 20 साल से मैं लगा हुआ। 20 साल से। ये तो शुरू हुआ पेड़ पौधों के शौक के एक एक्सटेंशन के तौर पे, लेकिन इन छोटे पेड़ों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि एक पेड़ को अगले 20 साल बाद मैं क्या देखना चाहता हूं, वो थिंकिंग मुझे आज करनी है। और उस थिंकिंग को मुझे शुरू वहां से करना है जहां पे पेड़ मेरा आज है, और उसको मैं कहाँ ले जाना चाहता हूं, वो सारी प्लानिंग, और उस प्लानिंग को वक्त के साथ, पेड़ की ग्रोथ के साथ, पेड़ की आदतों के साथ, उस प्लान को मुझे कैसे मॉडिफाई करना है, वो पेशेंस में और थिंकिंग में एक बहुत बड़ा लेसन है। गलतियां होती हैं पेड़ में, कुछ जो डेवलपमेंट आप चाहते हैं, जैसे आप लाइफ में एक डेवलपमेंट चाहते हैं, वैसे ही आपका एक प्लान बनता है कि इस पेड़ के साथ मैं 20 साल तक ऐसे चलूंगा। लेकिन जैसे जिंदगी में नए नए मोड़ आते हैं ना, पेड़ भी अपने नए नए मोड़ लेते हैं और आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। गलतियों को झेलना, जो नई चीज हो रही है उस हिसाब से अपने प्लान को अडॉप्ट करना, और ये समझना
कि एक छोटे से गमले में भी पूरा दरख्त अपनी जिंदगी की पूरी लाइफ साइकिल जी सकता है। इसी में पेड़, पत्तियां, फूल सब आने हैं, सारे मौसम आने हैं, सारे जाने हैं, जैसे हमारे साथ जिंदगी में होता है। ये पेड़ नहीं है, ये मेरे लिए मेरे टीचर्स हैं और इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। ओके, थैंक यू फॉर योर इंसाइट। मतलब आपके टीचर्स के लिए। और सर ये जो कार्टून है मैं देख रहा हूँ, मतलब ये आपको मतलब आपने बनाया है या फिर आपके किसी ने गिफ्ट गिफ्ट किया, और कब से है ये आपके पास? ये मेरे पास बहुत साल से है, किसी ने गिफ्ट किया मुझे बना के। अच्छा, तो इसकी क्या स्टोरी है? इसकी स्टोरी ये है कि मैंने इसको यहाँ पे इसलिए लगा रखा है हम्म, कि कभी अपने आप को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आप अपने आप को बहुत कोई महान समझते होंगे, लेकिन कोई शायद ये बहुत आम बात होगी कि जिस निगाह से आप अपने आप को देखते हैं उस निगाह से दूसरे आपको नहीं देखेंगे। तो चीज़ों को हल्का रखो, लाइटली लो, अपने आप को ज़्यादा तुर्रम खा मत समझो, सीरियसली मत लो, खुश रहो। कोशिश हो कि जब इसको कोई और देखे वो मुस्कुरा के चला जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सर मैंने आपको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, जब भी हम मुझे लगता है 1 साल हो गया हमें मिले हुए। और मैंने देखा है कि आप एक एनजीओ या फाउंडेशन है, पेशेंट फॉर पेशेंट्स। तो उसका वो मोटिवेशन कैसा है और वो क्या है, आप बता सकते हैं थोड़ा सा? पेशेंट फॉर पेशेंट सेफ्टी फाउंडेशन मेरे IIM अहमदाबाद के सीनियर्स हैं जो उसके फाउंडर्स हैं और उसको चलाते हैं। मैं एक बहुत छोटा सा रोल प्ले करता हूँ उनके साथ, जहाँ कहीं पे भी मेरी ज़रूरत होती है मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। और फाउंडेशन का मकसद ये है कि जो हमारे पेशेंट्स हैं, हिंदुस्तान में करोड़ों लोग हैं, उनको हेल्थ और मेडिसिन सेफ्टी इसके बारे में उनकी अवेयरनेस बढ़ाई जाए, जिससे कि जो पेशेंट्स हैं वो अपना ख्याल खुद रख सकें, अपने संबंधियों का, निकट मित्रों का ख्याल खुद रख सकें, जिससे गलती कम हो, बीमारी जल्दी पकड़ी जाए और उसका सही वक्त पे सही इलाज हो सके। ये इस फाउंडेशन का मकसद है। और मेरी कोशिश ये रहती है कि जो कुछ भी मैं छोटा मोटा काम कर सकता हूँ उनको मैं सपोर्ट करता चलूँ। तो सर आप क्या मैसेज देना चाहोगे? एक तो हम भी ट्राई करेंगे कि एक लिंक डालने का डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और अवेयर हो। जैसे कि मैंने देखा कि उसमें ना एजुकेटेड, जो मुझे समझ में आया, जिसमें एजुकेटेड ज़्यादा चाहिए कि अगर मेरे सराउंडिंग में कोई दिक्कत होती है तो वहाँ पर ना ही हॉस्पिटल है, ना ही डॉक्टर है। तो मुझे अगर वो स्किल सेट आता है तो मैं शायद वो उस मोमेंट पर कोई अच्छा काम कर पाऊँ, जो मुझे समझ में आया। तो मतलब आप एक मैसेज देना, मतलब हम चाहते हैं कि आप मैसेज ना, कि हम उससे क्या सीख सकते हैं? देखिए, मर्ज को पकड़ना, सही समय पर समझना बहुत ज़रूरी चीज़ है। मान लीजिए मुझे हार्ट अटैक आता है, लेकिन अगर मेरे आसपास के जो लोग हैं उनको यही नहीं पता कि मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, तो वो क्या स्टेप्स लेंगे? जब तक उनकी समझ में आएगा, उसको लाइटली अगर वो नहीं लेंगे और उसको सीरियसली लेंगे, जब तक वो मुझे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे शायद बहुत देर हो चुकेगी। लेकिन अगर उन्हें पता है, उसके लक्षण पता है कि भाई ये चीज़ें अगर इंसान में हो रही हैं, उसकी बॉडी में ये सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये स्ट्रोक हो सकता है या हार्ट अटैक हो सकता है या कोई और चीज़ हो सकती है, तो उसका क्विक इमीडिएट रिएक्शन वो खुद दे सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं बेहोश होकर गिर पड़ा हूँ तो मुझे CPR दे सकते हैं। अगर मुझे स्ट्रोक के लक्षण नज़र आ रहे हैं, वो मुझे फौरन ही डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं, जिससे कि ट्रीटमेंट इमीडिएटली शुरू हो सके। और जो डिले अज्ञान की वजह से होता है या मेडिसिन शुरू ही नहीं हो पाती बिकॉज हमें अंदाज ही नहीं है कि कितनी सीरियस डिजीज हमको हो रही है, तो इन चीज़ों का पेशेंट एजुकेशन का मकसद है पेशेंट फॉर पेशेंट सेफ्टी फाउंडेशन का, जिसका नॉलेज बढ़े और जो अननेसेसरी मिस्टेक्स हैं हमारे लेवल पे या हॉस्पिटल के लेवल पे या किसी भी और लेवल पे, उनको मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, ठीक है। तो हम भी अपने दर्शकों और व्यूअर्स को बोलेंगे कि ऐसा नहीं है कि इसको फॉलो करना है, अडप्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है मुझे लगता है। तो ये हम सर की तरफ से मुझे लगता है एक मैसेज रहेगा। बिल्कुल। सर हम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम काफ़ी नामी लीडर से सुन रहे हैं कि 70 आवर्स पर वीक करना चाहिए काम, या फिर 90 आवर्स पर वीक करना चाहिए। तो आपका क्या थॉट्स है? मेरा मानना है कि इंसान का सबसे बड़ा एसेट समय है। यंग एज पर हमारी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, और जो चीज़ हमें आगे लेके जाएगी वो हमारी नॉलेज है, हमारा काम है, हमारी मेहनत है।
बाकी सारी चीज़ें जो हमारा वक्त और अटेंशन को डाइवर्ट करते हैं, उनसे हमें एंटरटेनमेंट ज़रूरी है अपनी जगह पे, लेकिन जो वक्त है यूथ का, यंग एज पे मेहनत का, वो चला जाएगा, वापस कभी नहीं आएगा। तो उसको हम जितना ज़्यादा यूटिलाइज कर सकें वो हमारा ही फायदा है। ये बात अलग है कि जब हम किसी और के मुंह से सुनते हैं तो हमारे मन में अलग अलग किस्म की बातें आती हैं कि अरे भाई हमारे ऊपर तो बड़ा जुल्म किया जा रहा है, इतने घंटे काम करने को कहा जा रहा है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर आप दुनिया का इतिहास उठा के देखेंगे तो आपको कोई भी शायद सक्सेसफुल आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जिसने मेहनत नहीं की हो। ये बात तो तय है कि जितने सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है। अब ये आपको चूज करना है कि आप मेहनत करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। लेकिन ये बात भी बिल्कुल क्लियर है कि मेहनत से आपका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं हो सकता। तो मैं इस बात से यंग एज में या इवन ओल्ड एज में जितनी आप मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आप जिंदगी को एंजॉय भी करोगे। ये कहना कि मेहनत करना और एंजॉय करना दो अलग अलग चीज़ें, मैं बात को बिल्कुल नहीं मानता, दोनों एक साथ चलती हैं। सर इसमें इसमें मेरा नेक्स्ट ये रहेगा कि कई लोग हैं, मतलब जैसे हमारी कॉलेज थी तो हम लोग बहुत आलसी थे, मतलब पढ़ क्लास तो हमने की ही नहीं है, मुझे लगता है कि 3-4 क्लास की। तो हम खुद को प्रोडक्टिव कैसे बनाएं, मतलब मोर टू मोर हम ये कैसे, क्योंकि आपसे हमने सीखा है, आपके साथ बैठे हैं हम लोग, तो आप एक मैसेज देना चाहोगे कि हाउ टू बी प्रोडक्टिव। जब सुबह आओ तो ये सोचो कि आज मुझे क्या करना है, और शाम को ये सोचो कि जो मैंने सोचा था, जिस थॉट से मैंने अपना दिन शुरू किया था, वहां तक मैं पहुंचा कि नहीं पहुंचा। जिस दिन आप ये करना शुरू कर दोगे ना, आपको अपनी दिनचर्या की प्रोडक्टिविटी और अपने जिंदगी की प्रोडक्टिविटी क्लियर होने लगेगी। और हर छोटे छोटे गोल्स रखो, उन गोल्स को इवेल्युएट करो, और अगर ये लगता है कि हम उन गोल्स को आसानी से पहुंच पा रहे हैं तो उन गोल्स को रीडिफाइन करो। अगर आप सुबह को आते हो और शाम को घर जाते हो थके हुए और एक सेटिस्फाइड मन के साथ जाते हो कि जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया, तो इससे बढ़िया रिवॉर्ड जिंदगी में क्या मिल सकता है? उस दिन का रिवॉर्ड क्या हो सकता है? मेरी समझ में तो नहीं आता। सर ये मैंने काफ़ी लोगों से पूछा है, मतलब ऐसा नहीं कि पॉडकास्ट में, अपार्ट फ्रॉम द पॉडकास्ट, तो सेम ही आंसर आया है कि सुबह प्लान करो, कैलेंडर बुक करो अपना, और या फिर आपने ही बताएगा नोटबुक पे लिखो क्या क्या है काम है, एंड शाम को सोते वक्त रिवाइज करो। सबका अलग थॉट्स है कि शाम को करना है, जाते वक्त, सोते वक्त, बट वी हैव टू थिंक कि हमने क्या क्या किया, हमने क्या क्या सोचा, और क्या क्या चेक लिस्ट जो हमारी थी एक तरीके से, उसमें क्या क्या काम कंप्लीट हुए। तो मतलब मैं ये आपसे सुनना चाह रहा था कि आपके टर्म्स में वो वर्ड्स क्या है और वो उसकी डेफिनेशन क्या है, आप हम उसको कैसे करें। सर मेरा एक दो क्वेश्चन हो रहा है लास्ट। तो सर जैसे हम लोग वी आर मतलब जस्ट स्टार्टेड, 2 साल हुई है हमें कॉलेज से, तो काफ़ी लोग हैं जो हमसे अच्छा कर रहे हैं, और वी आर नॉट कंपेयरिंग अच्छा या बुरा, बट मैनी पीपल थिंक कि वी शुड हैव प्लान बी, मतलब कई लोग सोचते हैं प्लान बी। तो आपका क्या थॉट्स है प्लान बी के बारे में। अ, देखिए ऐसा है कि मेरे हिसाब से प्लान ए होना चाहिए, और उस पर सारी ताकत उस प्लान ए के पीछे होनी चाहिए। प्लान ए के वेरिएशंस को अगर आप प्लान बी कहना चाहते हैं वो तो बात मेरी समझ में आती है। लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हैं कि अगर ये नहीं होगा तब क्या होगा, तो फिर एंटरप्रेन्योरशिप की जिंदगी की जर्नी को शुरू करने से पहले सोचना चाहिए कि आप उसके लिए तैयार हैं कि नहीं है। ये वो जर्नी है जिसको मेरे टीचर कहा करते थे, मनसा वाचा कर्मणा। मन से, वाणी से और कर्म से आपको उसको पीछे पड़ जाना है। ऑप्शन ए ऑप्शन बी का सवाल ही नहीं है, आपको सक्सेस करना ही है, और सक्सेस होगी ही। इस विश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि फेलियर का ऑप्शन तो होना ही नहीं है ना। वेयर इज दैट चॉइस? और अगर प्लान ए नहीं चला है, फर्ज करिए, वो आपको खुद ही बताएगा कि क्यों नहीं चल रहा है, तो उसके मैं वेरिएशंस तो समझने को तैयार हूं, लेकिन प्लान बी मेरी समझ से बाहर है, मैं नहीं समझ सकता उस चीज को। तो मेरा इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कई लोग ये सोचते हैं कि
उन्हें उनको ना खुद का काम करना है, उनको कहीं नौकरी नहीं करनी। तो ये अचानक क्वेश्चन मेरे थॉट में आया कि तो आपका क्या कहना है? कि लोग सोचते हैं कि मैं इसलिए स्टार्टअप या कंपनी या कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कहीं दूसरे के यहाँ नौकरी नहीं करनी। बट मैंने कई लोगों से सुना है कि अगर आपसे सुना है, और मैं कई मतलब स्टार्टअप फाउंडर्स को, जो बड़े बड़े फाउंडर्स हैं उनको फॉलो करता हूँ, तो बोलते हैं कि आपको ना नौकर बनना पड़ेगा आपके एम्प्लॉय का, आपके आसपास सराउंडिंग का। आप ये सोच के बिजनेस करोगे तो आपके यहाँ शायद ही कोई जॉब करे। तो सर आपका क्या थॉट्स है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ इससे। नहीं नहीं, मैंने बड़े सालों तक नौकरी की। मैंने कभी अपने आप को नौकर नहीं समझा, मैंने हमेशा अपने आप को मालिक समझा। और यहाँ पे मैं, इतने सारे मेरे कलीग्स हैं, हम्म, मैं किसी को भी ये नहीं समझता कि दे वर्क फॉर मी। दे वर्क फॉर देमसेल्व्स, दे वर्क फॉर देयर ओन सक्सेस, एंड दैट इज द मेथड विच आई अप्लाई टू माई सेल्फ। कि नौकरी नहीं करनी, ये मुझे बड़ा अटपटा सा सवाल लगता है। मैं तो ये कहता हूँ काम करना है। अब काम अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए कर रहे हो, किसी और के गाइडेंस में कर रहे हो, अपने गाइडेंस में कर रहे हो, फर्क सिर्फ इतना सा है। अगर आप किसी और के लिए, किसी और कंपनी के लिए, किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो और आप उतनी मेहनत से काम कर रहे हो, पक्की बात है आप वहां पे भी सक्सेसफुल होगे। कोई लोग कहते हैं हमें इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करना, हमने अपना क्रिएट करना है। जितनी रिस्पेक्ट उसके लिए है उतनी ही रिस्पेक्ट मेरी एंटरप्रेन्योर के लिए। कोई रिस्पेक्ट में कमी ज्यादा की बात ही नहीं है। आपने अपना रास्ता चुना, बहुत अच्छी बात है। आप किसी और की लीडरशिप में, किसी और ऑर्गेनाइजेशन के काम करना चाहते हो, वो भी बहुत अच्छी बात है। सवाल इस बात का है आपने कितनी मेहनत की, आपने कितनी अपनी सोच लगाई। दोनों चीजें बहुत सेटिस्फाइंग है। वो आपके ऊपर है कि आपकी डेफिनेशन सेटिस्फैक्शन की कहाँ से शुरू होती है। ओके, गॉट इट। सर मेरा लास्ट एंड क्लोजिंग क्वेश्चन है कि आप कोई भी एक या दो एडवाइस या की टेक अवे आप देना चाहोगे ऑडियंस को, मतलब क्या करें हम? नहीं, ये आजकल के आप लोग यंगस्टर्स आर वेरी स्मार्ट। मैं आपको क्या एडवाइस दूंगा? लेकिन मेरा ये मानना है कि जो कोई भी काम करो, भले एक पेड़ उगाना है या एक कंपनी चलानी है या जॉब करना है, उसको पूरी मेहनत से करो, पूरा दिल लगा के, सुबह से उसके पीछे पड़ के, और पूरी मेहनत से करो। और दूसरा, खुश होके करो। रोते रोते कोई भी काम नहीं करना अपने लिए, किसी और के लिए सर्विस है नहीं है। खुश रहो। दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली। आपने बहुत सारा पैसा कमा लिया या बहुत सारा पैसा नहीं कमाया और आप दुखी हैं, तो पैसा किस काम का, वो सक्सेस किस काम की? अल्टीमेटली वी ऑल वांट टू हैव हैप्पी लाइव्स। अगर हम शुरू में उस हैप्पीनेस को डिफाइन कर लें, our life is clear, our day is made, our life is, the journey of life is successful. थैंक यू सर, मतलब आपने अपना कीमती समय दिया हमें, और ये हमारे लिए काफ़ी लर्निंग पॉडकास्ट रहेगा, मतलब मेरे लिए स्पेशली। कि मेरे से कई सारे क्वेश्चंस हैं जो मेरे क्वेश्चंस होते हैं ना, कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, या मैं देख रहा हूं कि लोग इस तरह से बात कर रहे हैं, 70 आवर्स कम है, ज़्यादा है, 90 आवर्स कम है, प्लान भी हो गया है, ये मेरे भी थॉट्स हैं। तो ये इनका मुझे काफ़ी अच्छे से सॉल्यूशन मिला है। और जो भी और भी जो थॉट्स होंगे, मैं वो नए न्यू पॉडकास्ट जो वीडियो हैं उनमें लाता रहूँगा। सो अगेन थैंक यू सर, थैंक यू, Thank you again. थैंक यू। Pleasure as always talking to you. Thank you very much. That was our experience sharing with sir, और यू कैन से जो 35 साल का था वो एक 20 मिनट की स्क्रिप्ट में हमें मिला है। और मतलब मुझे वाकई में काफ़ी अच्छा लग रहा है सर के साथ बात करने से। कई सारे मेरे क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकते, और मे भी कई सारे मिसिंग क्वेश्चन है। यू कैन ऑल्सो लेट मी नो मैं क्या पूछ सकता हूँ इन द अपकमिंग एपिसोड्स। ओके, एंड आई रियली इंजॉय द सेशन विद सर, कि उन्होंने प्लान बी के बारे में, कॉलेज के बारे में, इंटरनेट के बारे में, कि हम कैसे सोचेंगे इंटरनेट को। क्योंकि आप लोग, हम लोग भी एक एक इस मुकाम पे होंगे 30 साल बाद, 50 साल बाद, और सेम क्वेश्चन हमसे होगा कि व्हाट डू थिंक अबाउट आईटी। मतलब आईटी का हमें पता है इसलिए हम बोल रहे हैं, बट और भी कई सारी चीज़ें हैं। मतलब ये बहुत ही अच्छा सेशन रहा सर के साथ में। एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू जॉइन अस, एंड आप भी क्वेश्चन पूछिए, आप भी हमारे साथ इन्वॉल्व हुई है। एंड दैट इज माई रिक्वेस्ट टू यू। इट्स ऑल अबाउट life learning lessons from the leaders, entrepreneurs.
That's all about. Thank you.